Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Arushi, Arushi. Arushi, can you please unmute your mic? वैसे मैं मेरी आवाज जा रही है सबको? Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आई होप आरुषि को भी मेरी आवाज जारी होगी। आरुषि, can you please unmute your mic? हाँ बेटे। अध्ययन, यस सर। आप लास्ट डे नहीं थे ना? आई मीन ऑन फ्राइडे सर था। थे आप? यस सर। अच्छा, तो रहे होंगे, सॉरी। ओके, एनीवेज, तो सर मैं लास्ट तो टाइम केमिस्ट्री की क्लास में नहीं था सर सैटरडे को। अच्छा, मे बी तो हो सकता है मुझे कंफ्यूजन हुई हो। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने जो स्टार्ट करा था, दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच वाज रोलिंग मोशन, एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर बाय टुडे, और इफ नॉट टुडे देन इन द नेक्स्ट क्लास, आई थिंक इन फर्स्ट हाफ एन आवर we'll be able to complete this whole of the rotation part, and we'll start a new chapter which will be gravitation. ठीक है, तो जिनको रोटेशन छूट गया है या कुछ उसमें ऐसी चीजें हैं which they are unable to understand, उसके बारे में प्लीज यू पीपल contact the management and ask them to provide you the doubt class or to provide you an extra class अगर आपकी कोई चीज छूट गई है तो just to understand that. ठीक है, तो वो आप उन लोग वहां बात कर लीजिएगा, वो लोग आपकी क्लास अरेंज कर देंगे अगर इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट। अगर नहीं इंटरेस्टेड हैं तो फिर नो इशू विद दैट। एनीवेज, तो चलिए सर, लास्ट डे मैंने आपसे बोला था कि सर, प्योर रोलिंग। हाँ जी, बोलिए। सर इससे पहले आपसे पूछना था सर, जैसे सर हमारा सिलेबस जो है वो सर थोड़ा पीछे था, तो सर हाँ हम हाँ एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं क्या? मतलब ज्यादा क्लासेस रख सकते हैं? हाँ, आई एम रेडी टू डू दैट। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा उसके लिए, बट जब इससे पहले बात हुई थी और एक आध क्लास वी अरेंज ऑन संडे, तो अटेंडेंस वाज वेरी लो, तो इसलिए फिर हमने रखी नहीं। But if you people agree to it, then we have no issue to give you extra classes too. क्योंकि सर टर्म 2 शुरू हो गया है सर, और वो अभी Yes, कमन sir. है। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस रख सकते हैं टू पेस अप द सिलेबस, तो वो रखा जा सकता है इफ यू ऑल पीपल आर एग्री टू इट, तो हम जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा क्लास रख के। ठीक है, तो विल डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट एंड देन विल इन्फॉर्म यू। ठीक है सर, चलिए। तो Yes, sir. रोलिंग में मैंने आपसे बोला था, रोलिंग के बारे में अगर आपको याद हो तो यू पीपल रिमेंबर कि रोलिंग में मैंने आपसे बोला था कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू काइंड ऑफ मोशन, वन इज प्योर ट्रांसलेशन एंड अनदर वन इज प्योर रोटेशन।
और प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन क्या होता है ये मैं आपको लास्ट टाइम समझा चुका हूँ। प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन का मतलब, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दैट अगेन, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज प्योर रोटेशन एंड व्हाट इज प्योर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। रोलिंग मैंने बेसिकली क्या होता है, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है। रोलिंग इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन। सर रोलिंग का एग्जाम्पल क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो व्हील्स को देखते हो ना, गाड़ियों के व्हील्स जो होते हैं, है ना, व्हील्स, चक्का गाड़ियों का, तो वो बेसिकली उसका मोशन रोलिंग मोशन है। दे डू नॉट ओनली रोटेट बट एट द सेम टाइम दे ट्रांसलेट ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, वो रोटेट ही नहीं करता है, वो क्या करता है, ट्रांसलेट भी करता है एट द सेम टाइम। तो उसका जो मोशन है दैट इज रोलिंग मोशन, राइट, है ना। रोलिंग का मतलब होता है घूमते हुए चलना, मतलब रोटेट भी करना और साथ साथ ट्रांसलेट भी करना। तो आप देखो मैंने दो यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाए हैं, जिसमें एक में नीचे लिखा है पी डॉट टी और दूसरे में लिखा है पी डॉट आर। पी डॉट टी स्टैंड्स फॉर प्योर ट्रांसलेशन एंड पी डॉट आर स्टैंड्स फॉर प्योर रोटेशन। तो अगर आपका प्योर ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है तो प्योर ट्रांसलेटरी का मतलब ही यही था कि जितनी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी विद द सेम वेलोसिटी, विद द सेम वेलोसिटी all the particles of the body will move, ठीक है, with the same velocity as that of the velocity of center of mass। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, प्योर ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं ना। और प्योर रोटेशन का मतलब क्या था, प्योर रोटेशन का मतलब था ऐसा मोशन जिसमें all the particles of the body goes on the circular path with the same angular velocity as the velocity of the या एज द वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। तो उसको हम कहते थे प्योर रोटेशन। ठीक है, और इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन कर लें तो दैट विल बिकम इक्वल रोलिंग। अब रोलिंग के केस में होता क्या है, तो इस बात को समझो कि ये वाला फर्स्ट फिगर जो ये आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला जो सेकंड फिगर दैट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, इन दोनों को यू जस्ट ट्राई अज्यूम दैट कि वी आर जस्ट सुपर इम्पोजिंग द टू ऑफ दिस, मतलब प्योर ट्रांसलेशन को हम प्योर रोटेशन के साथ सुपर इम्पोज कर रहे हैं। वी आर डूइंग नथिंग but we are just superimposing the two of the motion, pure translation और pure rotation को we are superimposing। Before we do that, एक बात और समझो, ये जो बॉडी रोटेट कर रही है, तो मैंने आपसे बोला था कि each and every particle of the body will be going on the circular path with the same angular velocity as the velocity of the whole body। मतलब किसी भी पार्टिकल को wherever it is, अगर किसी भी पार्टिकल का आप एंगुलर वेलोसिटी देखें तो वो उतना ही होगा जितना एंगुलर वेलोसिटी इस रोटेटिंग बॉडी का होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल विल बी सेम। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है, बट आप याद करो कि रोटेशन में व्हेन वी स्टार्टेड रोटेशन, उसमें हमने एक डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो, मैं जरा सा याद दिला देता हूं ऐसे कि अगर आपको याद आ जाए कि मान लो कि इफ दिस इज द बॉडी और यहाँ पर कोई पार्टिकल है तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी डिफरेंट, और अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी डिफरेंट। एम आई करेक्ट? Although all the particles will be rotating with the same angular velocity of omega, सारे particles उसी angular velocity of omega से rotate कर रहे होंगे, but सबके circular path का जो radius है they are different, है ना। radius of the circular path of all the bodies are different। तो हमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, if you remember, v is equal to omega r, याद आया बच्चों? Yes, आपने sir. ये फॉर्मूला पढ़ा है, v is equal to omega r। this we have already studied in the chapter of circular motion, उसके बाद भी हमने इसको पढ़ा है। तो v is equal to omega r, ठीक है, v is equal to omega r, समझ रहे हो? तो सर अकॉर्डिंग टू दिस मैं ये कह सकता हूं कि पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी इन द केस ऑफ रोटेशन, वो हर पार्टिकल के लिए अलग अलग होगी, और वो कितनी होगी, तो वो v is equal to omega r होगी। तो अगर आपकी पूरी बॉडी ओमेगा से घूम रही है तो मैं कोई सा भी पार्टिकल अज्यूम कर लूं, मान लो कि अभी फिलहाल we will be taking the simplest case कि if we take the particles exactly on the circumference, अगर आप पार्टिकल को exactly circumference पे ले लें, circumference, तो इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी, don't you think it will be omega r in this direction? Think about it, this can even be Yes, sir. considered as tangential velocity of the particle। भाई सबको समझ में आना चाहिए। v is Yes, equal sir. to omega r, where I am considering the r to be the radius of this rotating body। तो यहाँ से इसका perpendicular distance r ही है ना। each and every particle which you will take on the circumference will have the perpendicular distance as r from the axis of rotation। ये axis of rotation है आपका। तो इसकी linear velocity या tangential direction में जो velocity है that will be omega r, इसकी भी omega r,
and this will also have the velocity of omega r. ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है? अब Yes, जब sir. आप इन दोनों Yes, को sir. सुपर इम्पोज करेंगे, आप सोचिए ना, एक पिक्चर को उठा के यू जस्ट प्लेस इट ऑन अनदर पिक्चर, मतलब पिक्चर 1 को उठाओ और पिक्चर 2 पे प्लेस कर दो, है ना, दैट इज सुपरपोज कर दो, आप सुपर पोजिशन उसका कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक सिस्टम ऐसा दिखाई देगा जो घूम भी रहा होगा विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, और जो चल भी रहा होगा विद द वेलोसिटी ऑफ v, है ना, यही हो रहा होगा। नॉट ओनली दिस, जब आप इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे मेरे बच्चों कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज समथिंग a, तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे नाउ देयर विल बी टू वेलोसिटीज, वन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस बॉडी and another one would be the because of the translation of this body, right? देखो, अगर आपने इसको सुपर इम्पोज कर दिया तो every point will have two velocities, one because of the rotation and another one will be because of the translation. तो इसका मतलब है कि इसमें ओमेगा आर is because of the rotation, और इसको इसके ऊपर ओवरलैप किया है आपने, तो इसको एक और वेलोसिटी मिल गई, that is v. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Each and everyone has to understand this. इसी तरह से इस वाले पार्टिकल को देखो, लुक एट एवरी पार्टिकल, नाउ द एवरी पार्टिकल विल बी हैविंग टू वेलोसिटीज, वन ड्यू टू द रोटेशन एंड अनदर वन ड्यू टू द ट्रांसलेशन, रोटेशन ट्रांसलेशन। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें आप, तो इसका जो रोटेशनल वेलोसिटी है दैट विल बी ओमेगा आर एंड ट्रांसलेशनल वेलोसिटी विल बी v, एंड बोथ विल बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन दिस केस। एंड रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू नीड टू रिमेंबर दैट, ठीक है? तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो इसीलिए मैंने वो 90 डिग्री स्पेशली दिखाया है आपको कि यहाँ पर इस केस में यू कैन नॉट सिंपली ऐड दिस बिकॉज द टू ऑफ दिस वेलोसिटीज ऑब्वियसली इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आए। Yes, sir. ठीक है, द सेम वे इस वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, ओमेगा आर इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वी इज टुवर्ड्स राइट, एंड द लास्ट वन इज दिस वन, ये आपका ओमेगा आर है ऊपर की तरफ, और इसका भी जो v होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू इट। ये अगर आपको विजुलाइज हो गया तो बताओ मुझे, पहले ये ऑब्जर्व कर लो अच्छे से कि रोलिंग के केस में ऑब्वियसली दैट रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू काइंड ऑफ मोशन, वन इज ट्रांसलेशन एंड अनदर वन इज रोटेशन। तो every particle will have the two velocities, one because of the translation of the body and another one because of the rotation of the body. तो एक ट्रांसलेशन की वजह से होगा और एक किसकी वजह से होगा? रोटेशन ऑफ द बॉडी के कारण होगा। तो दोनों का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी द नेट वेलोसिटी ऑफ एनी ऑफ द पार्टिकल गोइंग इन द रोलिंग मोशन। मतलब किसी भी पार्टिकल की नेट वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्वियसली इन दोनों वेलोसिटी का वेक्टर सम होगी। कौन कौन सी वेलोसिटी? जो उसके पास है, one because of the rotation and another one is because of the translation. I hope I am making logical statements for you. यहाँ तक आपको Yes, समझ sir. में आ रहा होगा? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए सर, एक चीज जो यहाँ पर आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस एट एनी कॉस्ट, कि सर रोलिंग मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसकी वेलोसिटी उतनी ही होती है जितना उस सरफेस की वेलोसिटी है जिस पर वो पॉइंट रोल कर रहा है। पता नहीं सर क्या बोले आप, इस बात को हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इफ आई एम रोलिंग अ बॉडी, क्या हो गया बच्चों, इसको जरा नोट करना। माय पेंसिल हैज स्टॉप्ड वर्किंग, तो आई हैव टू चेक। आप लोग इसको नोट करिए जब तक। सर कर लिया। कर लिया? गिव मी फ्यू मिनट्स। ओके सी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो हम रोलिंग की बात कर रहे हैं ना, इसमें जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाला, ये इस सरफेस पे रोल कर रही है पूरी की पूरी बॉडी, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी उतनी ही होगी जितना उस सरफेस की वेलोसिटी है जिस पर दिस होल बॉडी इज रोलिंग।
आई रिपीट कि इस पॉइंट की वेलोसिटी उतनी ही होगी जितना इस पूरे सरफेस की वेलोसिटी है जिस पर ये बॉडी रोल कर रही है। पहली बात, ऐसा क्यों होगा सर? तो आप इस बात को थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करो। मैंने आप लोगों को इस केस में ये बोला था कि इसमें फ्रिक्शन हेल्प्स यू टू रोल, मतलब फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में आपको रोल कराने के लिए। आपको मालूम है आपकी बॉडी को कौन रोल कराता है? हु प्रोवाइड्स द रोलिंग मोशन? इस बात को अगर आपको लॉजिकली समझना है तो ऐसे समझो कि आपने कभी देखा है कि अगर कीचड़ में, मड के अंदर अगर टायर फंस जाए तो आपने देखा है कि वो सिर्फ रोटेट कर रहा होता है, वो ट्रांसलेट नहीं कर पाता। Yes, लोगों sir. ने, वो उसी पॉइंट पर सिर्फ रोटेट करता रहता है, वो ट्रांसलेट नहीं कर पाता। पता है क्यों? क्योंकि सर मड में अगर आप फंस गए तो आपकी जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई, और फ्रिक्शन की वैल्यू अगर बहुत कम हो गई तो फ्रिक्शन विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड यू द नेसेसरी रोलिंग मोशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई फ्रिक्शन क्यों प्रोवाइड करेगा रोलिंग मोशन? क्योंकि फ्रिक्शन को ऐसा लगता है कि द पॉइंट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज बोलें। सर फिर से बता दो, समझ नहीं आया। नहीं आया? देखो इस बात को कैसे समझोगे, रुक जाओ। मैं विजिबल हूं आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अब देखिए, ये सरफेस, इस पर दिस इज माय फोन, और इस सरफेस पे अगर मैं ऐसे करूं ना, ऐसे इसको मैं ऐसे सरफेस पे चलाने की कोशिश करूं, आई मेक इट मूव, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि इफ आई वांट टू मेक दिस फोन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो मैं सीधा सीधा ऐसे चला दूं, मैं ऐसे चला दूं, ये आगे चला जाएगा। दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग इट मूव, राइट? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका देखो, ये इस बात को गौर करना, ये ऐसे, क्या ये आगे जा रहा है बेटा? ये फोन आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा जा रहा रहा है। है. जा रहा है। But look at this point of contact of my hand and this phone. What is your view on this point of contact? Is it moving or is it at rest? सर इट इज एट रेस्ट। It is at rest, right? इसका मतलब है कि ये रेस्ट में रहेगा जब तक the whole body rotates about this point. Clear है? The same happens, the same happens, the same happens, the same happens with the same happens in case of rolling motion. रोलिंग पॉइंट ऑफ सर आपकी वॉइस कॉन्टैक्ट, ब्रेक हो रही है। उसकी वेलोसिटी या उसकी रोलिंग। जी सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैंने आपसे बोला कि अभी इस पॉइंट, इस केस को आप समझ गए कि ये हमने कैसे किया, इसको हम टॉपलिंग भी कहते हैं, यस सर। जो अभी मैं दिखा रहा था आपको। अब दूसरी बात आप समझिए, मैं दूसरी बात रिपीट कर रहा हूं। इसी तरह से बेटा ऐसा ही रोलिंग में भी होता है। रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी वेलोसिटी होगी जितना उस सरफेस की वेलोसिटी है ना, जिस पर बॉडी रोल कर रही है। इसका क्या मतलब? अगर सरफेस नहीं चल रहा, सरफेस इज एट रेस्ट, मतलब मान लो कि अपना फ्लोर, कोई भी फ्लोर ये चल नहीं रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी भी नेट वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। समझ रहे हो आप? ताकि सरफेस के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट जब कांटेक्ट में हो तो कैसा रहे? रेस्ट में रहे। यस सर, क्लियर सर। सर फिर से समझाऊं, या इतनी बात नहीं समझ में आती है तो अभी फिलहाल सीधा इतना समझ लो कि इन द केस ऑफ रोलिंग मोशन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल हैव 0 नेट वेलोसिटी। सर सरफेस रोलिंग के मोशन, रिलेटिव रहना चाहिए ना उसे। हाँ, रेस्ट पे। रिलेटिव टू द सरफेस इट शुड बी एट रेस्ट। बिल्कुल सही बात। दैट इज वाई इसका मैं एक जो आपको एग्जैक्ट सेंटेंस बता रहा था बार बार, वो ये कह रहा था मैं कि इसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितना सरफेस की वेलोसिटी है। मतलब अगर सरफेस 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, और अगर सरफेस रेस्ट में है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी भी 0 होगी। इसका मतलब है कुल मिला जुला के इसकी जो पॉइंट कांटेक्ट में उसकी नेट वेलोसिटी हमेशा सरफेस की वेलोसिटी के
बराबर होगी। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, बस sir. इस कंडीशन को आप लोग याद रख लीजिएगा। आप लोगों में 95% से ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चन में जो सरफेस होगा, दैट सरफेस विल बी फिक्स्ड सरफेस ऑन विच द बॉडी वुड बी रोलिंग। तो मतलब सरफेस अगर फिक्स्ड है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसका मतलब है मोर देन 95% केसेस में जो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी है वो 0 होगी। द नेट वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो 0 होगी। ठीक है, अगर आपको स्टैंडर्ड सवाल मिलते हैं कहीं पर, कुछ स्टेप का सरफेस जो है वो सरफेस मूव करने लग रहा हो, अगर सरफेस मूविंग हो, इफ इट इज नॉट एट रेस्ट, तो उस केस में बस इतनी बात याद रखोगे, जितना सरफेस की वेलोसिटी है उतनी ही नेट वेलोसिटी होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल प्लीज राइट इट। पहले इस बात को लिख लीजिए। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, देखिए, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, in case of pure rolling, the net velocity of, in case of pure rolling, the net velocity of, in case of pure rolling, the net velocity of point of contact of rolling body, the net velocity of point of contact of rolling body will be same as, will be same as, will be same as the velocity of the surface will be same as velocity of face will be same as the velocity of the surface on which body is rolling. लिख लिया, will be same as the velocity of surface on which body is rolling. Is it done? Yes, sir. आगे इसी में एक लाइन और ऐड कर लो। If the surface is at rest, 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 then if the surface is at rest, then net velocity of point of contact, net velocity of point of contact will be 0. If the surface is at rest, then net velocity of point of contact will be 0. अरे देखो, मैक्सिमम तो यही यूज होगा आपका, बट अच्छे सवालों में, मतलब जब स्टैंडर्ड सवाल आप करोगे, नॉट ओनली 11th लेवल, जेई लेवल पे जाओगे या एंट्रेंस लेवल पे जाओगे, तो वहां पर ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा। वैसे अभी हमने जो सरफेस लिया है, आई हैव कंसीडर्ड द सरफेस टू बी फिक्स्ड सरफेस और द सरफेस विच इज नॉट मूविंग। तो उस केस में यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी होगी बेटा, वो नेट वेलोसिटी कितना लिखेंगे आप? तो दैट नेट वेलोसिटी विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू, बोलो बच्चे, नेट वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट वेलोसिटी कितनी लोगे 0. बेटा? बिल्कुल, सरफेस रेस्ट में है तो नेट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल आल्सो बी टेकन एज 0। इसका मतलब बेटा फॉर प्योर रोलिंग मैं लिखवा चुका हूं। इसका मतलब देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज हैविंग टू वेलोसिटीज। एक है v जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस डायरेक्शन में, द अनदर वन इज ओमेगा r विच इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये नेट वेलोसिटी क्या होगा इसका? इस केस में आप ऐसे नहीं कह सकते कि v माइनस ऑफ ओमेगा r इज द नेट वेलोसिटी। बोलो बेटा, दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है Yes, sir. बच्चों, यस बिकॉज दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोथ ऑफ द वेलोसिटीज विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर। ये वेक्टर का तो रूल है ना कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सबट्रैक्ट कर लेंगे और सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर लेंगे, प्रोवाइडेड द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर हम कहते हैं ऐसे वेक्टर्स को जो एक लाइन पे होते हैं। तो एक लाइन पे अगर वेक्टर होंगे तो या तो सिंपली ऐड होगा या सिंपली सबट्रैक्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शन। ठीक है, तो खैर, तो यहाँ पर सिंपली सबट्रैक्ट होगा और ये जो नेट आएगा
this net should be equal to how much? So this net should be equal to 0. Am I correct? ये net Yes, कितना sir. होगा? Yes, sir. वेरी गुड। तो इसका मतलब मेरे बच्चों v इज इक्वल टू ओमेगा आर हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, सोचो। हाँ सर। Yes, sir. भाई v माइनस ऑफ ओमेगा आर इज इक्वल टू 0, इट मींस v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो गया बेटा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ प्योर रोलिंग अगर होगा फिक्स्ड सरफेस, तो in the case of pure rolling on the fixed surface, v should always be equal to omega r. This is the condition for pure rolling. इसी को हम कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग कहेंगे, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। इसका मतलब जब तक v ओमेगा r के बराबर नहीं हुआ है तब तक हम नहीं कहेंगे कि प्योर रोलिंग हुआ है। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, बट यस याद रखना ऑन फिक्स्ड सरफेस, ऑन फिक्स्ड सरफेस, ऑन फिक्स्ड सरफेस। ठीक है, अगर सरफेस मूव कर रहा होता तो फिर v माइनस ऑफ ओमेगा आर 0 तो नहीं लिखते सर। अभी वो भी बात बता दूंगा, पहले ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. आ गए। पहले इतना नोट करो, ये इस बात को भी नोट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका फर्दर बाकी पॉइंट्स की वेलोसिटीज। सर तो ए पॉइंट पे ज्यादा वेलोसिटी होगी। हाँ बिल्कुल होगी, यस अभी आ रहे हैं उसी बात पे बच्चे, पहले इसको नोट कर लीजिए। Arushi, can you hear me बेटा? Arushi, बच्चों ये वाला केस नोट कर लो तो मैं आगे बात करूं। Done, sir. ओके अब देखिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए। इसका मतलब है द पॉइंट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस विल हैव जीरो वेलोसिटीज, zero velocity without any doubt, because the surface is fixed or surface has zero velocity, so hence the point of contact will also have zero velocity. अब इसके फर्दर पॉइंट्स पे आते हैं। अगर हम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए देखें, अब देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ जो ऋषिक ने बोला, तो हमें मालूम है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए। तो पॉइंट ए पर वी आर हैविंग टू वेलोसिटीज, वन इज ओमेगा आर प्लस ऑफ v, ओमेगा आर प्लस ऑफ v, इसको हम ट्वाइस ऑफ v लिख सकते हैं या नहीं? सोच के देखो, सिंस v इज ओमेगा आर, इसका रीजन क्या है? सिंस ओमेगा आर इज इक्वल टू v है ना बेटा। Yes, तो sir. अगर हम ओमेगा आर की जगह v रख दें तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? तो टॉप मोस्ट पॉइंट विल हैव 2v एज इट्स वेलोसिटी। इसका दूसरा मतलब ये है कि इन द केस ऑफ रोलिंग टॉप मोस्ट पॉइंट हैज डबल वेलोसिटी, डबल ऑफ दैट व्हाट? तो डबल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? देखो मैंने सब कुछ दिखाया हुआ है डायग्राम में। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? अरे सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी Omega R. कितनी है? नहीं नहीं, ये सेंटर ऑफ मास है ना तो- बेटे। व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? अरे बच्चों v है ना बेटा। अच्छा, yes, sir. Yes, sir. अरे बेटे क्या कर रहे हो टू तुम? ओमेगा आर होगा। कौन 2 ओमेगा आर होगा? अच्छा सर बात तो एक ही टू ओमेगा या बात एक ही है ना, 2v लिख दीजिए या 2 ओमेगा आर लिख दीजिए, इज द सेम थिंग। मैं आपसे कह रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है बेटे? Sir, V. v। और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v है, देखो। ओहो, Yes, sir. अरे टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v है ना बेटो। Yes, यस sir. सर। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v है और सेंटर की वेलोसिटी कितनी है? v। इसका मतलब समझे, रोलिंग के केस में टॉप मोस्ट पॉइंट हैज वेलोसिटी डबल ऑफ दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तभी रोटेशन कॉज हो रहा है। हाँ ठीक है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग, वो किसका डबल होगी? वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डबल होगी। इट विल बी डबल ऑफ दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई होप आपको ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर। Yes, चलिए, sir. अगर हम यहाँ पर इसके भी कुछ नाम रख दें, इसको भी कुछ नाम दे दें, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं।
तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी कैन बी रिटन एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस ऑफ वी का स्क्वायर। रूट तुम्हें टू समझ में ओमेगा आया आर। क्यों? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, और फिर हमें मालूम है कि एज ओमेगा आर इज इक्वल टू वी, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी, बोथ कैन बी रिटन एज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस ऑफ वी स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा आर का स्क्वायर। तो वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप? रूट टू वी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? इसका मतलब वो पॉइंट जिसके जहां पर एंगल इज फॉर्मिंग एज 90 डिग्री बिटवीन द टू वेलोसिटीज, तो वहां पर रूट टू वी आ रहा है, और वो पॉइंट जहां पर जो एंगल है वो 0 डिग्री है, वहां की वेलोसिटी इज ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी हुई? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी हो गई 0। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो सर। Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए। Done, sir. ठीक है, सबने लिख लिया इसको? डन सर। ठीक है, the way you have written the value of velocity, in the same way you can write the value of acceleration in the case of rolling. देखो एक्सेलरेशन भी जल्दी से हम देख लेते हैं। मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ये दूसरा केस ले लेते हैं, एक प्योर ट्रांसलेशन, एक प्योर रोटेशन के लिए, और वी टेक द लास्ट केस, ये लास्ट केस। ठीक है, ये वाला पार्टिकल, ये वाली जो बॉडी है, इट इज गोइंग विद अ वेलोसिटी, नहीं अब एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, तो इट इज गोइंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब है प्योर ट्रांसलेशन में वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, दैट हैज टू बी सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स, एंड इट शुड बी सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, मतलब ऑल द पार्टिकल्स विल हैव द सेम एक्सेलरेशन एज वेल एज द सेम वेलोसिटी इन द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन। दिस इज द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन। प्योर रोटेशन क्या होगा इस केस में इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? तो हम कहेंगे प्योर रोटेशन का मतलब होगा if the whole of the all the particles of the body goes on the circular path with the same acceleration as that of the acceleration of the body, तो इस केस में हम कहेंगे कि इसका क्या हो रहा है? प्योर रोटेशन हो रहा है। तो अगर इसका प्योर रोटेशन हो रहा है तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखें, लेट मी कंसीडर दीज एज द पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखें, तो आपको नहीं लगता ये अल्फा आर होगा, ये भी अल्फा आर होगा, ये भी अल्फा आर होगा, ये भी अल्फा आर होगा? ये याद आया कैसे? भाई v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो a इज इक्वल टू अल्फा आर भी तो होता है। नहीं याद आ रहा आप लोगों को? यस सर। भाई Yes, sir. a इज इक्वल टू अल्फा आर होता था ना बेटे, अगर आपको याद आए तो। ठीक है, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो a किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा आर के बराबर। अब इन दोनों को आप सोचो, सुपर इम्पोज कर दिया आपने, तो यू विल गेट अ मोशन इन विच द बॉडी विल बी रोटेटिंग विद अल्फा and the center of mass would be heading in the forward direction with an acceleration of a. इसका मतलब मैं किसी भी पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करूं तो एवरी पॉइंट विल बी हैविंग टू एक्सेलरेशन,
one because of the rotation and another one because of the translation. क्या मतलब? इसके पास दो एक्सेलरेशन आ जाएगा। कौन कौन सा एक्सेलरेशन? एक तो हो गया सर अल्फा आर और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया ए। इसके पास भी दो एक्सेलरेशन होगा, वन विल बी अल्फा आर, द अनदर वन विल बी इक्वल टू ए परपेंडिकुलर टू इट। इसमें क्या होगा सर? इधर होगा अल्फा आर और इधर क्या होगा? तो इधर होगा सर ए। इधर क्या होगा सर? इधर होगा अल्फा आर एंड ए। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई है तो अब मेरी बात सुनिए सर। वंस वी हैव गॉट दिस वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशंस, तो अब फिर से वही कंडीशन है सर, जिस तरह से हमने बोला था प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस, हमने बोला था कांटेक्ट पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी है दैट शुड बी 0। तो उसी तरह से यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट की जो नेट एक्सेलरेशन है इन प्योर रोलिंग, कांटेक्ट पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट इन कांटेक्ट, दैट शुड बी आल्सो इक्वल टू 0, व्हिच विल बी रिटन एज इक्वल टू, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए अल्फा आर को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? तो दैट शुड बी इक्वल टू a माइनस ऑफ अल्फा आर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब फॉर प्योर रोलिंग ऑन द फिक्स्ड सरफेस a शुड बी इक्वल टू अल्फा आर। डिड यू अंडरस्टैंड? ये Yes, sir. कंडीशन हो गई प्योर रोलिंग के लिए। इसी तरह से बेटा अगर हम सबके एक्सेलरेशन को लिखें, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज a, दिस पॉइंट एज b, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज c, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट a को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ a कैन इवन बी रिटन एज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, या इसी को हम ट्वाइस ऑफ अल्फा भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ अल्फा आर लिख सकते हैं। Yes, sir. अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ बी या सी की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ बी और सी कितना होगा? 90 डिग्री के एंगल पर है। तो अगर इसका आप वेक्टर सम करोगे तो दिस विल बी आइदर इक्वल टू √2a और इट विल बी इक्वल टू √2 अल्फा आर। ठीक है, ये होगा सर आपका एक्सेलरेशंस की वैल्यू। तो दिस इज द एक्सेलरेशन इन द केस ऑफ रोलिंग। प्लीज नोट इट डाउन। Done, sir. ऋषिक, इज इट डन? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया सर हमारी वेलोसिटी कैसे लिखना है, दैट वी नाउ नो, एंड हाउ टू राइट द एक्सेलरेशन इन द केस ऑफ रोलिंग, दैट वी आल्सो नो नाउ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें कुछ और चीजें लिखना सिखा देता हूँ, although you don't need the proof for that, just याद रखना कि कैसे लिखा जाता है। तो आई एम गोइंग टू दैट पॉइंट नाउ। अब देखो रोलिंग के केस में हम कुछ कुछ चीजें लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रोलिंग के केस में हम लीनियर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? ये सबसे आसान है लिखना, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इन द केस ऑफ रोलिंग इज रिटन एज सिंपली इक्वल टू p, सर दोनों होंगे ना वैसे इसमें? एंगुलर भी होगा, बिल्कुल सही। whole mass of the body multiplied by the velocity of center of mass is the formula for writing the linear momentum in the case of rolling. रोलिंग के केस में लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो m into VCOM होगी, where VCOM is the velocity of center of mass. दूसरा पॉइंट एंगुलर मोमेंटम भी होगा इसमें, बिकॉज द बॉडी इज रोटेटिंग एज वेल। तो एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम? तो एंगुलर मोमेंटम देखो, मान लो कि इस एंगुलर मोमेंटम को हमको लिखना है, ये हमारी कोई बॉडी है एंड दिस इज रोटेटिंग एज वेल एज ट्रांसलेटिंग। तो ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, लेट मी कॉल दिस एज अ डिस्क, लेट्स से, एंड दिस इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v एंड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। और आप मान लो कि हम इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं, ये ओरिजिन है, इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं। तो हाउ डू वी राइट द एंगुलर मोमेंटम? यू नीड टू अंडरस्टैंड। मान लो कि मास ऑफ द बॉडी इज m, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है और ये बॉडी चल रही है विद सम वेलोसिटी ऑफ v। तो एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं I into ओमेगा। याद करो, I ओमेगा वाज द फॉर्मूला ऑफ राइटिंग द एंगुलर मोमेंटम फॉर द रिजिड बॉडी। पहले ये समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस सर। पहला पॉइंट, हम एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं? तो एंगुलर मोमेंटम वी राइट इट एज I ओमेगा, मतलब पूरी बॉडी के लिए लिख दिया, प्लस ऑफ
मास ऑफ, मतलब अब क्या करते हैं, वी ट्रीट द सेंटर ऑफ मास एज अ पार्टिकल, और उसके बाद हम लिखते हैं m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर। ये देखो, ये तुमने दो फॉर्मूला पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम का, वन फॉर द पार्टिकल एंड अनदर फॉर द रिजिड बॉडी। कैन यू रिकलेक्ट दैट? Yes, याद sir. आ रहा है आप लोगों को? तो दोनों फॉर्मूला लगा देना, बस सीधी बात ये है। एक तो हमें लिख देना आई ओमेगा, और दूसरा हमें लिख देना एम वी आर परपेंडिकुलर। फॉर whom are you writing this mvr perpendicular? So you are writing this mvr perpendicular for the center of mass. You are considering the center of mass as a particle, and you are writing its angular momentum as m into v into r perpendicular. m into v into r perpendicular. I repeat, आप एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे आई ओमेगा plus of m into v into r perpendicular, mvr perpendicular. This will be the way to write the angular momentum in this case of rolling. Last point, इस केस में काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं आप? हाउ डू यू राइट द काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ रोलिंग मोशन? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सर तो काइनेटिक एंगुलर अभी एनर्जी भी समझ नहीं आया। एंगुलर मोमेंटम में आपको पूरे बॉडी का, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, आई इंटू ओमेगा। यस सर। देखो इस बात को समझो, पूरी बॉडी घूम रही है, तो पूरी बॉडी घूम रही है, इस बात को यहाँ एक दूसरे स्लाइड पे समझो यार। ये पूरी बॉडी घूम रही है, तो पूरी बॉडी चूंकि घूम रही है, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे अगर सिर्फ बॉडी घूमे? तो व्हाट विल यू राइट द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम? यू टेल मी। if it is rotating with omega, what will you write the आई angular ओमेगा। momentum? I omega. Now ये पॉइंट हमने ओरिजिन माना है, और इसके रिस्पेक्ट में आई हैव टू राइट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस होल बॉडी। तो एक तो ये पूरी बॉडी घूम रही है, तो आई ओमेगा, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस सेंटर ऑफ मास को देखो, तो ये आगे भी तो जा रहा है, हाँ सर। जा रहा है। अब सुनो, आप याद करोगे जब मैंने आपसे कहा था कि कोई भी पॉइंट जब आगे की तरफ जाएगा, तो किसी भी गिवन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका एंगुलर मोमेंटम आप m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर लिखते थे, एम वी आर साइन थीटा और एम वी आर परपेंडिकुलर। हाँ सर। Yes, sir. तो वो यहाँ वो भी लिख दो भाई, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर है बेटा, तो ये तो पोजीशन वेक्टर है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही कहलाएगा ना, आर परपेंडिकुलर। तो एक तो ये घूम भी रहा है, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल। तो एक तो घूमने का और दूसरा चल भी रहा है, तो चलने का भी तो लिखेंगे। नहीं समझे? समझ गया सर। अगर तुम इसी पॉइंट को अपना ओरिजिन मान लो, इसी पॉइंट को, तो इस पॉइंट के ओरिजिन मान लोगे, तो इस v का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहीं से पास हो रहा होगा, तो r परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आई ओमेगा बचेगा। बट इफ यू टेक ओरिजिन एनीवेयर एल्स, नॉट एट द सेंटर ऑफ मास, बट यू टेक इट एनीवेयर एल्स, तो उसके रिस्पेक्ट में आप पॉइंट कहीं किसी और जगह पे ओरिजिन ले लो, तो उसके रिस्पेक्ट में एक तो हो रहा होगा कि ये घूम भी रहा है, एंड द सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो मूविंग विद सम वेलोसिटी v। तो इसलिए हम इन दोनों का सम लेंगे टू राइट द नेट एंगुलर मोमेंटम। इज इट क्लियर ऋषिक? यस सर। ओके, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी नाउ। अब मुझे बताओ आप लोग, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर इन द केस ऑफ रोलिंग? बोलो। अच्छा, आप लोगों ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सुना है क्या? अच्छा चलो, नहीं सर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर इन दिस केस? रोलिंग रोटेशनल में एंड ट्रांसलेशनल। रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। मैं आपको एक बात बता दूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन ड्यू टू रोटेशन, it is written as half I omega square. It is same as that of kinetic energy of translation. बॉडी अगर चलती है with some velocity v, तो उसका आप काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। Yes, sir. तो इन द केस ऑफ रोटेशन m is replaced by I and v is replaced by omega। ठीक है, पहले ये यस बताओ, सर। ये समझ में आ गया? तो अब Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बेटा अगर लिखेंगे, तो आपको नहीं लगता इन दोनों का सम होना चाहिए? That should be the sum of kinetic energy of rotation and kinetic energy of translation। Yes, sir. इसका मतलब है कि रोलिंग की जो काइनेटिक एनर्जी है विल बी द सम ऑफ आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी
in the case of rolling. अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या हम लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेशन पे डिस्कशन किया है कभी? No, sir. नहीं सर। याद करो ठीक से, mk²। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। याद नहीं रहता ना तुम लोगों को। हमने बोला था आपको कभी कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का मतलब है कि सिंपली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उसको mk² से इक्वेट कर लो। यस सर। चलो चलो पहले यहाँ तक नोट करो यार, प्लीज पढ़ो आप लोग। सर याद है। याद है? याद है तो इसको नोट कर लो, मैं इसी फॉर्मूले को एक बार और चेंज करता हूँ। Done, sir. Okay, I'm erasing this part now. देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज समझाया था, अगर आपको याद हो तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम mk² लिख सकते हैं, वेयर mk में k इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। ये भी एक फॉर्मूला आप यस लोगों को सर, और वो सिखाया था, इसका रिगार्डिंग टू मतलब आर हम फॉर्मूले चेंज करते हाँ हैं। एक्चुअल हाँ, में मैंने रेडियस बोला था कि डायरेक्शन। यू जस्ट इक्वेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस विद दिस mk², तो k की वैल्यू आपको निकल आएगी हर केसेस में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये वाली चीज यूज कर लूं यहाँ पर, ये जो mk² है, अगर इफ आई हैव टू यूज दिस, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ रोलिंग को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ I⍵² की जगह हम लिख सकते हैं mk² इंटू ω²। ठीक है, ओमेगा को हम v/r लिख सकते हैं क्या, प्लस ऑफ हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर। देखिए Yes, सर, sir. अगर आपको समझ में आए तो, भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को कि ओमेगा और v में क्या रिलेशन है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हाफ इंटू mv² कॉमन ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, k²/r² प्लस ऑफ 1 भी लिखा जा सकता है इसको। दिस इज ऑल्सो वे ऑफ राइटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। ये भी तरीका है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग लिखने का, ये भी तरीका है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग लिखने का। समझ में आई बात? प्लीज नोट इट डाउन। Done, sir. आई होप सबने नोट कर लिया होगा सर। यस सर। ठीक है, चलो एक दो जल्दी जल्दी से हम छोटे छोटे क्वेश्चन देख लें। सर मान लीजिए एक डिस्क है, एंड लेट अस से दिस डिस्क इज रोटेटिंग as well as the disk is translating, and the disk is rotating with an angular velocity of let's say 2 radian per second,
and it is translating with a velocity of 4 meter per second. Mass of this disk is equal to 2 kilogram. Let me assume that. Radius of the disk is equal to 1 meter. या 1 नहीं बल्कि 2 मीटर ले लो. आपको बोला गया दिस इज द पॉइंट अबाउट विच यू हैव टू राइट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क. ये वो पॉइंट है जिस के अबाउट आपको इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, एंड दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर. मतलब इस पॉइंट के लिए अगर आप देखें तो इस पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 1 मीटर. फ्रॉम द सेंटर इट इज 1 मीटर. तो आपको बताना है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, और दूसरा आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस बॉडी. हरी अप, प्लीज ट्राई टू राइट. जो फॉर्मूला मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको. पहले यू ट्राई इट बाय योरसेल्फ. लिख पाए सर आप लोग? सर L24 आएगा. That I'll have to check. सर और काइनेटिक एनर्जी 32. चलो, I don't know about others because nobody is responding to this. सिर्फ ऋषिक का ही यस आंसर सर, आ रहा मैसेज है. में आने वाला है. देखो भाई, एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम तो वो कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू, अभी क्या बताया आप लोगों को, आई ओमेगा प्लस ऑफ एम इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर. अब आई फॉर द डिस्क, अब आपको याद रहना चाहिए. अगर आपको याद नहीं रहेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्वियसली सॉल्व दिस प्रॉब्लम. भाई सिंपल सी बात है कि आई एम रोटेटिंग द डिस्क अबाउट इट्स सेंटर, है ना, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. तो अनडाउटेडली आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 होगी. एक मिनट रुकना बच्चों.
What is the formula for the moment of inertia? What is the formula for the moment of inertia? mr square. square. mr square by 2, Yes sir. है ना? तो mr square by 2 will be equal to what? m r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इनटू ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? दैट इज आल्सो 2 प्लस ऑफ m into v into r perpendicular. मतलब m is the mass of the whole body. Velocity कितनी है बेटे? What is the velocity? What is the value of velocity? 4 meter per second. 4 meter per second. And what is the perpendicular distance? Perpendicular distance of the line of 1 action of meter. velocity So with 1 respect to this origin. So obviously that is already mentioned in the question. It is 8. 1. ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर इफ यू राइट द वैल्यू ऑफ L, तो यहाँ पर जो L की वैल्यू होगी 4 2 8 प्लस ऑफ 4 2 8, दिस विल बी इक्वल टू 16 kg मीटर Yes sir. square per second. Now we have to write the kinetic energy. Kinetic energy, I told you, it will be the sum of the two kinetic energies. One will be rotational kinetic energy, another one will be the translational kinetic energy. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? हाफ इनटू आई. आई की वैल्यू फिर से वही है mr स्क्वायर बाय 2. तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है mr स्क्वायर बाय 2. देखो तो बच जाता है सिर्फ ये वाला जो टर्म है, दिस इज द mr स्क्वायर बाय 2. तो इसमें सिर्फ 4 रिमेन्स देयर, बाकी चीजें कैंसिल हो जाती हैं. ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिख लीजिए प्लस ऑफ हाफ इनटू मास. मास इज अगेन 2 इनटू v, तो 4 का स्क्वायर. दिस 2 एंड दिस 2 विल गो, दिस 2 टू द 4, तो ये कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 टू द 8 plus of 16, that will be equal to 24 joules. This is the value of the kinetic energy. Is it clear to all? Arushi, you can please respond. If your mic is not working, you can respond at least on chat. And Adyan Rahman, if you are there, please respond whether you have understood this or not. Yes sir. Everyone, I hope, has understood this. Yes, sir. Okay, नोट कर लीजिए, फिर फर्दर आगे बात करते हैं. ये नोट कर लेना, तो बताना ताकि हम आगे बात कर पाए बच्चों. Done, sir. ओके. देखो, एक क्वेश्चन पे आते हैं. ये आपके एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम अच्छा है इसलिए हम करते हैं इसको. देखिए, ये प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ क्या है, पहले तो आप इसको समझें. दिस एंगल इज थीटा, that means the angle of inclination for this inclined surface is theta. Let that height be h. And what they are saying is okay, we are making 3 bodies to roll from this topmost point. 3 identical bodies. Identical bodies in the sense that their masses are same, their radius is same, and the 3 identical bodies is rolled down the incline one by one, one after another. ठीक है? कौन कौन सी 3 bodies हैं? तो मान लो कि one is ring, another one is disc, and the third one, and let us say hollow sphere. We are having 3 identical bodies. Sabka mass m is the mass each, and radius is also same. R is the radius of each of the body. One by one हम तीनों body को roll कर रहे हैं. We are rolling it down the incline.
ठीक है, तो 1 by 1 हम तीनों बॉडी को रोल कर रहे हैं डाउन द इंक्लाइन, समझ गए? तो वी आर रोलिंग द बॉडीज वन आफ्टर अनदर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू रैंक द वेलोसिटी in the decreasing order. You have to rank the velocity in the decreasing order, ठीक है, when the bodies hits the lower end of this inclined surface. I repeat कि आपको बताना है, या तो आप इसको ऐसे समझ लो कि which of the three body will hit the lower end of the inclined surface with the maximum velocity. समझ में आई बात? ये रोल करके नीचे पहुंचेगा ना बेटा, तो Yes, sir. रोल करके जब नीचे पहुंचेगा, तो आउट ऑफ द थ्री बॉडीज विच विल बी हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, whose velocity will be maximum out of these three when all the three will roll down to the inclined plane. ठीक है, तो लिख लो, क्वेश्चन में लिख लो, which of the three body which of the three body will have, which of the three body will have maximum velocity, which of the three body will have maximum velocity on reaching the lower end of the inclined plane. Which of the three body will have maximum velocity on reaching the lower end of the inclined plane? On reaching the lower end of the inclined plane. Which of the three body will have maximum velocity in reaching the lower end of the inclined plane? I hope आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Yes, sir. मतलब तीनों बॉडी में से किसकी जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। Which of the three body will have the maximum velocity in reaching the lower end of the inclined plane? I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो let us proceed with the question now. यहाँ पर बेटा हम लोग ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, we'll be solving this using the conservation of energy. We'll solve this question using the conservation of energy. एनर्जी का कंजर्वेशन हम यूज करेंगे। देखो, all these three bodies are made to roll from this topmost point. एक मिनट रुको, और चलो मैं बोलता हूँ, आप लोग पहले सुनो। ऑल दीज थ्री बॉडीज आर मेड टू रोल फ्रॉम द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइन सरफेस। मुझे एक बात बताओ कि ऑल ऑफ दीज थ्री बॉडीज आर मेड टू रोल फ्रॉम रेस्ट। ये तो मतलब है बेटा, ये जो तीनों बॉडीज हैं Yes, sir. वन बाय वन, उनको हम रोल तो करा रहे हैं, बट इनिशियली दे वर एट रेस्ट। तो इसका मतलब है कि एट द टॉपमोस्ट पॉइंट देयर वेलोसिटी इज जीरो, and both of the velocity will be zero. Obviously translational velocity as well as rotational velocity both will be zero. तो यहाँ पर इस हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉडी होगी तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी? विच एनर्जी द बॉडी विल पोजेस एट दिस हाईएस्ट पॉइंट? So gravitational potential. ऋषिक, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सबको ये बात समझ में आ गई भाई? हाईएस्ट पॉइंट पे व्हेन इट इज हैविंग जीरो वेलोसिटी, so the energy will be possessed by these bodies in the form of obviously gravitational potential energy. Gravitational potential energy के फॉर्म में इसके पास एनर्जी होगी। As the body starts coming down, its gravitational potential energy will start decreasing and kinetic energy will start increasing. और at the same time body roll कर रही है, तो जो kinetic energy होगी that will be the sum of rotational as well as translational kinetic energy. Am I right? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब है कि बॉडी जब लोएस्ट एंड पे पहुंचेगी ऑफ द इंक्लाइन सरफेस, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम जीरो, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी एट द मोमेंट इट हिट्स द लोअर एंड ऑफ द वेज और द इंक्लाइन सरफेस, जो भी कह लो। नहीं समझ आया भाई? लोएस्ट एंड पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी Yes, और sir. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे थी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द सेम विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट एंड? Yes, Yes, sir. sir. तो देखो,
यहाँ पर आप क्या लिखोगे? जनरल पहले हम लिखते हैं, जनरल एक फॉर्मूला हम बनाते हैं। तो हम कहेंगे जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो जनरल फॉर्मूला जो होगा हमारा वो होगा mgh। General formula would be at the highest point, this will be mgh is equal to half into I omega square। अगर आप याद करो तो उसमें मैंने आपको लिख के दिखाया था mv square into k square by r square। काइनेटिक एनर्जी मैंने इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गाइरेशन ऐसे लिख के दिखाया था, अगर आपको याद आए तो। यस सर। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने उसको ऐसे लिख दिया है, m से m will cancel out, v square can be written as equal to 2gh divided by k square by r square प्लस ऑफ 1 लिख सकते हैं, और v is equal to अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ऐसे लिख लें, जैसे लिख लें यार। ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी का व्हेन द बॉडी विल रीच द लोअर एंड ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, तीनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, बट तीनों के रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग होंगे, जाहिर है, क्योंकि तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। तो अगर हम इन तीनों के रेडियस ऑफ गायरेशन को वन बाय वन हम पुट करते जाएं तो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी विद व्हिच दे विल बी हिटिंग द लोअर एंड ऑफ द वेज। नहीं आया? यस कोई सर। बात समझ आई? Yes, sir. चलो पहले हम रिंग के लिए बात करें। फॉर रिंग, तो रिंग के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? एम आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसल्ड आउट, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस ऑफ r square by r square, because k square is r square। r square will cancel out, it will become 1, 1 plus 1 will become 2। तो क्या हम इसको रूट gh लिख सकते हैं बच्चों? फॉर डिस्क, Yes, sir. डिस्क के लिए अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन लिखें तो हमने आपसे बोला था जिसका भी रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो एंड इक्वेट इट टू एम के स्क्वायर। तो इसका अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिखेंगे, एम एंड एम विल कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर? के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ दिस के स्क्वायर विल बी रिटन एज आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल कैंसिल आउट, दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट? 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा ये बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो दिस विल बिकम 3 बाई 2। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4gh डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, प्लीज इसको नोट करो, प्लीज इसको नोट करो पहले, उसके बाद आई राइट इट फॉर स्फीयर। सर जी सर मेरी 8:30 से ना इंटर्नशिप है आज, मतलब बस मेरी I'll leave the class, I'll leave the class for you in a minute or two। इसको लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अच्छा Likhi- ऋषिक, can you please put this values of k for that hollow sphere? यस सर। hollow sphere के लिए वैल्यू रख सकते हो तो रख दो। तो hollow sphere का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो m k square will be equal to 2 by 3 times of m r square, m and m goes, k square will become equal to 2 by 3 r square, right?
तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ 2r स्क्वायर बाई 3r स्क्वायर. r स्क्वायर एंड r स्क्वायर विल कैंसिल आउट. 3 प्लस 2 5. तो ये हो जाएगा v की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 6gh डिवाइडेड बाई 5. Is it clear to all? Now just seeing this, please try to tell me which of the three is having the greatest velocity. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. किसके पास greatest velocity है? Sir, disk. I think hollow sphere is having the greatest velocity. Yes, sir. If you divide 6 by 5, it will be 1.2, right? And you divide 4 by 3, it will be 1.33. Oh, sorry. Disk will have the greatest velocity. You're right. ठीक है सर, तो इसको नोट